हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपको इस वीडियो में नंबर ऑफ सिस्टम्स के बारे में बताने वाला हूं। आपका हमारा प्यारे से यूट्यूब चैनल एयर एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। इससे पहले कि आप संख्या प्रणाली में मगन हो जाएं, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे जैसे प्रकृति में संख्याओं का विकास हुआ तो मनुष्य ने गिनना शुरू किया। जैसे जैसे उसने वस्तुएं गिनी तो उसने वस्तुओं को गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6। यानी कि प्राकृतिक रूप से जो संख्याएं हमारे भीतर से निकलती है उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं एक एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है। अब आपको पता है कि प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर से जो संख्याएं निकलती हैं हम उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं की परिभाषा हम इस प्रकार लिख सकते हैं। गिनती में काम में ली जाने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है, यानी कि प्राकृत संख्याएं कहलाती है। प्राकृत संख्याओं को n से डिनोट किया जाता है। तो प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होकर निकलती है संख्या रेखा पर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आदि सभी प्राकृतिक संख्याएं आगे भी जाती है, पर फिलहाल जीरो की खोज नहीं हुई थी, तो मैं उसमें 10 को शामिल नहीं कर रहा हूँ, वरना अनंत तक जाती है संख्याएं। प्राकृत संख्या दो प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार की होती है? समप्राकृत संख्याएं हो गई, विषम प्राकृत संख्याएं हो गई, जिनकी परिभाषा हम आगे देखेंगे। प्राकृतिक संख्याएं दो प्रकार की होती है, समप्राकृत संख्या और विषम प्राकृत संख्या, जिनकी परिभाषा हम आगे देख लेंगे। इसके बाद हम लेते हैं होल नंबर्स, यानी कि पूर्ण संख्याएं। हमारे भारत में एक वैज्ञानिक हुए आर्यभट्ट। जैसे जैसे संख्याओं का विकास हुआ, गणितज्ञ पैदा हुए, तो भारत में एक गणितज्ञ हुए आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की, यानी कि विश्व गणित को शून्य भारत ने प्रदान किया, जिसकी खोज आर्यभट्ट ने की थी। शून्य के शामिल होते ही संख्याएं पूर्ण हो गई, जिससे सभी संख्याओं का निर्माण होने लगा, इसलिए संख्याएं पूर्ण हो गई। तो इस कारण इन संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। यानी कि प्राकृत संख्याओं का जो समूह था हमारा, उसमें शून्य को शामिल करने पर जो संख्याएं हमें प्राप्त हुई उन्हें पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। तो डेफिनेशन के रूप में प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को मिला देने पर प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4 5 6 आगे तक, यानी कि जीरो को भी प्राकृत संख्याओं के समूह में हमने जीरो को शामिल कर दिया, यानी कि W, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम W से। अब संख्याएं पूर्ण हो चुकी थी, तो गणित में सिंबल्स की पहचान बढ़ी। सिंबल्स की पहचान आते ही संख्याओं को माइनस व प्लस दोनों में निरूपित किया जाने लगा। माइनस प्लस में निरूपित करते ही संख्याओं का इंटीजर्स के रूप में बदल गई, यानी कि हमें पूर्णांक संख्याएं प्राप्त हुई। यानी कि पूर्ण संख्याएं जो होती है उनको ही धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के द्वारा व्यक्त करने पर हमें जो संख्याएं प्राप्त होती है उन्हें हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। पूर्णांक संख्याएं 0 से लेकर इधर प्लस में जाती है राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में हो जाती है। तो इसकी डेफिनेशन इस प्रकार लिख सकते हैं। पूर्णांक संख्याएं इंटीजर्स, यानी कि पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ व्यक्त करने पर जो संख्याएं हमें प्राप्त होती है हम उन्हें पूर्ण संख्याएं कहलाती है। पूर्ण संख्याएं कहलाती है। हम इसे जेड से निरूपित करते हैं। ये माइनस अनंत से प्लस अनंत तक होती है सिंपली। अब यहाँ पे एक देखने वाली बात है कि जीरो को न तो धनात्मक लिखा जाता है न ऋणात्मक। जीरो न तो धनात्मक होता है न ऋणात्मक, इस चीज का ध्यान रखना। इंटीजर्स पूर्णांक यानी कि पूर्ण अंक होता है, ध्यान रखना। अब आगे जो संख्याएं आती है हम ले लेते हैं उन्हें प्राकृत संख्याएं के हमने जो दो पार्ट किए थे, सम प्राकृत संख्याएं और विषम प्राकृत संख्याएं, उनको ले लेते हैं। प्राकृत इवन नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? इवन नेचुरल नंबर सम प्राकृत संख्या। सम प्राकृत संख्या होती है ऐसी प्राकृत संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाज्य हो, सम प्राकृत संख्याएं कहलाती है। यानी कि ऐसी प्राकृत संख्याएं कैसे शुरू होती है? एक से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाती है। तो ऐसी प्राकृत संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाज्य हो, यानी कि 2 से डिविजिबिलिटी के नियम का पालन होना चाहिए। अब 2 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या होता है? जिन संख्याओं का इकाइकांक 0 2 4 6 8 हो, वो संख्याएं 2 से डिविजिबिलिटी के नियम का पालन करती है, यानी कि 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य होती है। यानी कि ऐसी सभी संख्याएं समप्राकृत संख्याओं के अंतर्गत आती है।
तो समप्राकृत संख्याएं हो गई। ऐसी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो समप्राकृत संख्याएं कहलाती है। 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 आदि इसी के अंतर्गत आती है। थैंक यू। नेक्स्ट लेते हैं विषम प्राकृत संख्याएं, ओड नेचुरल नंबर्स। ओड नेचुरल नंबर्स विषम प्राकृत संख्याएं क्या होती है? ऐसी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो अर्थात सम न हो विषम प्राकृत संख्याएं कहलाती है। सम प्राकृत संख्याओं ने हमने देखा है कि 2 से डिविजिबिलिटी के नियम का पालन करती है और सम का उल्टा अपोजिट विषम। ओड नेचुरल नंबर इवन ऑड तो ये 2 से डिविजिबिलिटी के नियम का पालन नहीं करेंगी। अब 2 से भाग तो इनमें भी जाएगा पर पॉइंट में आएंगी संख्याएं, इसलिए गड़बड़ हो जाएगी। जैसे 3 में भाग दूं मैं 2 का तो क्या आता है? 2 एकम 2 बचा 1, पॉइंट लगाए 2 5 10 1.5 आता है, जो कि पॉइंट में पूर्णतः विभाज्य हो जाए। यानी कि हमें जो भागफल होता है उसमें एक पूर्ण संख्या प्राप्त होनी चाहिए, तभी 2 से डिविजिबिलिटी के नियम का पालन होगा। पालन नहीं होगा होगा वरना नहीं होगा, जो कि यहाँ पे नहीं प्राप्त होता है। और पूर्ण अंक एक पूर्ण संख्या हमें प्राप्त होती है इवन नंबर्स के अंतर्गत, समप्राकृत संख्याओं के अंतर्गत। यहाँ पे पॉइंट में संख्या आ जाती है भाग देने पर, इसलिए ओड नेचुरल नंबर्स विषम संख्याओं के अंतर्गत आएगी। तो ध्यान रखना, ऐसी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो सम अर्थात सम न हो विषम प्राकृत संख्याएं कहलाती है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याओं की। प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं क्या होती है? हमने बात की प्राकृत संख्याओं से संबंधित सभी के लिए, पर अब बात करते हैं प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य जो किसी से भाजित ना हो, जिसमें किसी का भाग न जाता हो। अभाज्य संख्याओं को की परिभाषा पहले देख लेते हैं। ऐसी प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाज्य न हो अभाज्य संख्या कहलाती है। ऐसी प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाज्य न हो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, जिसमें 1 का भाग जाता है और 2 स्वयं का भाग जाता है। दूसरी 3 हुई, 1 का जा रहा है, 3 स्वयं का जा रहा है। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे केवल 1 का ही भाग जा रहा है। कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए, यानी कि अभाज्य संख्या होने के लिए शर्त यह है कि उसके कम से कम 2 गुणनखंड होने चाहिए, 1 और वो संख्या स्वयं। पर यहाँ पे 1 का केवल 1 ही है, इसलिए 1 एक अभाज्य संख्या नहीं है। ध्यान रखना, कम से कम 2 फैक्टर्स होने, ओनली 2 फैक्टर्स आर प्राइम नंबर, ओनली 2 फैक्टर, तब तो वो अभाज्य संख्या होगी, प्राइम नंबर होगी, अन्यथा नहीं होगी। परिभाषा हम देख चुके हैं। इसी प्रकार 2, 3, 5, 7, 11, 13 आदि इसे हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं भाज्य संख्याओं की ओर, कंपोसाइट नंबर्स की। भाज्य संख्याएं कंपोसाइट नंबर क्या होते हैं? अब अभाज्य संख्याओं में हमने देखा कि उसके केवल ओनली 2 फैक्टर होते हैं। अब भाज्य संख्याओं क्या होगी? मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कि 2 से अधिक फैक्टर होंगे। यानी कि ऐसी प्राकृत संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से विभाज्य हो संयुक्त संख्याएं कहलाती है। ऐसी प्राकृत संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से विभाज्य हो संयुक्त संख्याएं कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर 4, 6, 8, 9, 10, 12 etc इत्यादि। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम 4 देख लेते हैं। 4 में क्या होता है? 1 से डिवाइड होती है पूर्ण रूप से, 4 स्वयं से होती है, पर 4 2 से भी 2 टाइम डिवाइड होती है, यानी कि मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए इसके। तो 4 संयुक्त संख्याओं के अंतर्गत आएगी, कंपोसाइट नंबर्स के अंतर्गत आएगी। ये था हमारा कंपोसाइट नंबर। अब आती है कंपोसाइट नंबर्स के बाद में हम लेते हैं रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं क्या होती है? सवाल उठता है इसके। 8 क्लास में पूरा चैप्टर है परिमेय संख्याओं को लेकर। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं हम जल्दी से।
रेशनल नंबर परिमेय संख्या क्या होती है? जिन संख्याओं को हम p बटा q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहां q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती है। इसे कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं हम। यानी कि जिन संख्याओं को हम p बटा q के रूप में लिख लें और q इक्वल टू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती है, रेशनल नंबर्स के अंतर्गत आती है। क्यों कभी भी जीरो क्यों नहीं होना चाहिए? 1/0 ये परिभाषित नहीं है, मैथमेटिक्स में डिफाइन नहीं है, परिभाषित नहीं। इस कारण क्यों कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ये इसी में नहीं, किसी भी संख्या में देख लेना, अपोन में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखने वाली बात है। इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 2/3 होगा, 4/5 हो गया, 1/2 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। आगे देखते हैं। रेशनल नंबर्स हो गया। अब रेशनल के बारे में आता है इनरेशनल नंबर्स। इनरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इनरेशनल नंबर अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? जिन संख्याओं को हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिन संख्याओं को हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जिन संख्याओं को हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। ठीक उसका उल्टा, परिमेय p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, अपरिमेय p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, √2 हुआ, √5 हुआ, 1/√3 हो गया, पाई हो गया, etc। अब बात आ गई √2 क्यों हुआ कि जो परिमेय संख्याएं होती है p बटा q में, जहाँ पर ये p और q है, ये इंटीजर्स हैं। हमने अभी परिभाषा देखी है पहले। इंटीजर्स समझ में नहीं आई हो तो वीडियो को बैक कीजिएगा और देख लीजिएगा। इंटीजर्स होने चाहिए p और q। यहाँ पे q √2 इंटीजर नहीं है, √5 इंटीजर नहीं है और पाई इंटीजर नहीं है। अब एक सवाल होता है, पाई का मान होता है 22/7, पर क्या होता है 22/7 एक परिमेय संख्या है, एक रेशनल नंबर है। पर सवाल उठता है ये रेशनल नंबर और पाई रेशनल नंबर है। इसका एक कारण है कि जो इसका दशमलव प्रसार होता है, जिसे हम पढ़ते हैं 3.14159, 5 डेसिमल तक मैंने बता दिया, या 5 डेसिमल तक मैंने बता दिया दशमलव प्रसार। यहाँ पे एक सवाल जो उठता है, ये आगे तक भी जाता है, इनफाइनाइट तक, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। यानी कि न तो दशमलव के बाद ये पूर्ण रूप से कटती है और न रिपीट होती है, इसलिए परिमेय संख्याओं के अंतर्गत नहीं आती है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को पहचानने के लिए 10th क्लास में एक चैप्टर है रियल नंबर्स के नाम से, जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को लिया गया है। पूरा चैप्टर है, फर्स्ट ही चैप्टर है रियल नंबर्स के नाम से। उसमें रेशनल नंबर्स को देखेंगे हम। 3.14159 ये और पाई किसके अंतर्गत आती है? अपरिमेय इनरेशनल नंबर्स के अंतर्गत। और 22/7 परिमेय संख्या क्या है? क्योंकि परिमेय संख्याओं में केवल इतना देखना है अपने को कि डेसिमल टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो सकता है या फिर टर्मिनेटिंग हो सकता है। और मैं पूरा वीडियो बना दूंगा इसके रेशनल इनरेशनल को लेकर पहचानने के लिए, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 10th क्लास के अकॉर्डिंग मैंने अभी बेसिक नॉलेज के लिए बनाया है। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि वीडियो को लाइक और शेयर इसलिए कर देगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, जिससे लोगों को इसके बारे में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है चीज़ों के बारे में, वो समझने में आसानी हो और आपके दोस्तों को फ़ायदा मिले। अब बात करते हैं इसके बाद में इनरेशनल नंबर के बाद में आती है हमारे पास रियल नंबर्स। रियल नंबर्स यानी कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती है? जो हमारी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हमने देखी ऊपर, p बटा q के रूप में जिन्हें डिनोट किया जा सकता है और p बटा q के रूप में जिन्हें डिनोट नहीं किया जा सकता है, वो दोनों ही प्रकार की संख्याएं इसके अंतर्गत शामिल होती है, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत। ये 10th क्लास में पूरा चैप्टर है रियल नंबर्स के नाम से, वास्तविक संख्याओं के नाम से, जिसमें हमें देखना है परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याएं दोनों ही प्रकार की संख्याओं को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहलाती है। यानी कि परिमेय और जिन संख्याओं को p बटा q के रूप में हम लिख सकते हैं वो भी आ गई, जिनको नहीं लिख सकते हैं p बटा q के रूप में जिनको नहीं लिख सकते हैं वो भी इसके अंतर्गत आ गई। ये रियल नंबर्स होते हैं हमारी।
ये डेफिनेशन थी। एग्जाम्पल के तौर पर हम इसमें देख सकते हैं 3/5 हो गया जो पी अपॉन क्यू परिमेय संख्या एक, √2 हो गया जो एक अपरिमेय संख्या, 1/√3 हो गया एक अपरिमेय संख्या, 5 हो गया जो एक अपरिमेय संख्या इंटरनेशनल नंबर। अभी अभी हमने देखा। मैं इस पाई को लेकर भी पूरा वीडियो बना दूंगा बाद में। पहले हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, हमारे फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। तो देखते हैं हम इसके बारे में। हमारा 8 क्लास में जो चैप्टर है परिमेय संख्याओं को लेकर, उसके हिसाब से सफिशिएंट है। परिमेय संख्याओं के लिए मैंने आगे जानकारी के लिए बता दिया है, तो आप देख लीजिएगा। थैंक यू। आपको वीडियो से लेकर आपको कोई मदद मिली हो, अब मैं आपको बताता हूँ। हमारा वीडियो क्लियर हो गया, हमारे रियल नंबर्स तक आ गए। अब वो और भी संख्याएं होती है, जैसे इमेजिनरी नंबर्स हुए वगैरह वगैरह, इमेजिनरी नंबर्स हुए, वो हमारा अभी तक का टॉपिक नहीं है 10th क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से, 10th के और 8th के क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो हमें देखना क्या है, वीडियो पूरा समझ में आया, नहीं आया दोबारा देख लेना, रिपीट देख लेना, कुछ क्वेश्चन सोल्व करना इसके, जैसे पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा। आशा है आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।